2019 का चुनाव भारत का 17th लोकसभा जनरल इलेक्शन था, जिसके परिणाम की घोषणा 23 मई 2019 को हुई। यह रिजल्ट अपने आप में चौंका देने वाला था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 353 सीट पर जीत हासिल की थी, जिसमें से 330 सीटें सिर्फ बीजेपी की थी। इस जीत के साथ भाजपा ने एक बार फिर अपना झंडा गाड़ दिया था। वहीं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 85 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की ओर से भाजपा की इस एक तरफ जीत का एक ही कारण बताया गया था, और वो है मोदी लहर। पुलवामा अटैक, हिंदू वोटर का झुकाव और मोदी जी के फर्स्ट टर्म में लागू किए गए सभी वेलफेयर प्रोग्राम ने बीजेपी को बेहतरीन जीत का चेहरा दिखाया था। इसके अलावा भी बीजेपी ने उस वक्त आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्मी यूनिट, सीमा सुरक्षा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 370, कृषि बिल, राम मंदिर, ट्रांसपेरेंसी इन इकोनॉमी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ साथ भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा भी किया था। और इन वादों के बलबूते बीजेपी ने लगभग पूरे भारत को अपने रंग में रंग लिया था। पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने अपने सभी वादे पूरे किए? देखा जाए तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल हर बड़े मुद्दे को उसके आखिरी परिणाम तक आखिरकार पहुंचा ही दिया। अब वो चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर या फिर सिटीजन्स इन अमेंडमेंट बिल, मैनिफेस्टो और आज इन तीनों मुद्दों का परिणाम हर किसी के सामने है। वहीं 2014 के जनरल इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त भी एनडीए गवर्नमेंट को 282 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस की यूपीए गठबंधन 44 सीटों तक ही सीमित रही। लेकिन 2019 में बीजेपी 2014 से एक कदम और आगे बढ़ गई। वोटर की बात करें तो इस चुनाव में 60.37 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जिसमें से 22.6 करोड़ वोट अकेले भाजपा के पक्ष में गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2019 के चुनाव में बीजेपी को 6.5 वोट ज्यादा मिले थे, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी न के बराबर थी। 2019 की जीत ने भाजपा को भारत की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिला दिया था। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी चर्चा भारत के साथ साथ विदेश में भी हुई। अब जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, 2019 के बेहतरीन और आश्चर्यजनक रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार भी बीजेपी सभी पार्टियों की तुलना में ज्यादा वोट शेयर हासिल करेगी। बीजेपी की राजनीति सबको पीछे छोड़ देगी। बीजेपी के लीडर्स ने तो अब की बार 400 पार का नारा लगा ही रखा है। अब देखना यह है कि बीजेपी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या वाकई 400 पार पहुंच पाती है, या फिर इस बार कांग्रेस द्वारा बनाया गया नया गठबंधन INDIA बीजेपी की इस उम्मीद पर पानी फेर देगा। सवाल बहुत बड़ा है और जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2024 के इलेक्शन में क्या होगा? रिजल्ट को भविष्य के लिए छोड़ते हैं। अगर 2019 के इलेक्शन से 2024 के बीच की जर्नी को देखा जाए तो भारत के इस डाइवर्सिफाइड लैंड में परिवर्तन तो खूब हुए हैं, लेकिन सबसे अहम होता है आर्थिक परिवर्तन। इकोनॉमी किसी भी देश की नींव होती है। 2014-15 में भारत की जीडीपी की तुलना में 2019-20 के दौरान जीडीपी में 6.1% की बढ़ोतरी देखी गई थी, जो अपने आप में काफी अच्छा डेटा है। अब यह नेशनल डेटा इतना तो बताता है कि भारत धीरे धीरे सही लेकिन इकोनॉमी लेवल पर ग्रो कर रहा है। कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितना ग्रोथ जीडीपी में दिखा, उतना ग्रोथ वोट शेयर में भी जरूर दिखाई देगा, और भाजपा अपने पिछले बार के वोट से करीब 8% वोट की बढ़त तो डेफिनेटली हासिल करेगी। इकोनॉमी के बाद देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा भी देश के नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि सुरक्षा के बिना ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सिक्योरिटी डेटा पर नजर घुमाएं तो 2014 में भारत का क्राइम रेट 3.62% था, जो 2018 में घटकर 2.24% हो गया। वहीं 2019 से 2024 के बीच भारत ने एक बहुत बड़ी त्रासदी को अपनी आंखों के सामने देखा, और वो था कोविड पैंडेमिक, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही थी। इंटरनेशनल डेटा भी बताते हैं कि कोविड-19
कोविड वैक्सीनेशन को जिस तरह से भारत की रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट ने हैंडल किया, शायद कोई हैंडल नहीं कर पाता। उस वक्त वैक्सीन न सिर्फ भारत में बनाए गए बल्कि भारत से बाहर एक्सपोर्ट भी किए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसका फायदा भी आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना कुछ बेहतर होने के बावजूद भी 2019 की तुलना में 2024 में पॉवर्टी का डाटा घटा नहीं, बल्कि बेरोजगारी और गरीबी की मार से आज भी भारत की जनता जूझ रही है। 2019 की तुलना में 2024 में गरीबों का यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ चुका है। ये रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो रहा है, जिसका असर वोट शेयरिंग पर पड़ सकता है। उसके साथ ही सिटीजन अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दे भी भारत की पॉलिटिक्स को एक नया रंग देने से पीछे नहीं रहेंगे। इन सभी मुद्दों का 2019 की तुलना में 2024 वोट शेयर में कितना असर दिखाई देगा, इसे देखने के इंतजार में तो हर कोई अपनी नजर गड़ाए बैठा है। पर अब बारी है ये समझने की कि जनता की जरूरत क्या कहती है। आज का हाल देखें तो 2024 में कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने लाकर रख दिया, जिसमें माइनॉरिटी, LGBTQIA, महिला सशक्तिकरण, किसान न्याय जैसे मुद्दे उठा चुके कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस ने देश को चुनौती देते हुए कहा कि युवाओं की नौकरी जा रही है, किसान अपना विश्वास खो चुके हैं, GST ने व्यापारियों के व्यापार को बर्बाद कर दिया है, महिलाओं में सुरक्षा की भावना खत्म हो गई है, माइनॉरिटी समुदाय अपना आर्थिक और सामाजिक अधिकार खो रहे हैं, सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता कमजोर हो चुकी है। क्या आपको भी डर, धमकी और नफरत से भरी ये राजनीति चाहिए? अब भारत की जनता कांग्रेस के इन सवालों का जवाब तो अपने वोट के जरिए देगी, और भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में किन मुद्दों को शामिल किया है उसे समझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत की जरूरत क्या है। भारत की जनता को अपने इन पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल पार्टी से क्या चाहिए? अगर देखा जाए तो भारत की आबादी को इस वक्त फाइनेंस से भी ज्यादा फिजिकल वेलनेस की जरूरत है। भारत हेल्थ केयर सर्विस में सबसे पीछे है। हेल्थ केयर सर्विस को इंप्रूव करना भारत की जरूरत है। साथ ही बेरोजगारी और गरीबी को भी दूर करना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन मुद्दों पर भारत की जनता बार बार पिछले 5 सालों से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को टच करने वाला है, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और इस दिशा में भारत सरकार को कदम उठाना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी 200 मिलियन लोग आज भी गरीबों की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। शायद नीति आयोग बीते 5 वर्षों में अपनी पॉलिसी ज्यादा बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। इन 5 सालों के बीच किसानों की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर से भले ही आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, लेकिन अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान आज भी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को केंद्र सरकार कैसे दूर करेगी? इन 5 सालों के बीच एक सवाल मीडिया को लेकर भी उठाया जाता है। कहा जाता है कि टीवी चैनल पर चलने वाली मीडिया एजेंसी तो सरकार के हाथों में बिकी हुई है। कोई किसी पार्टी का साथ देती है तो कोई किसी पार्टी के हक में बोलती है। पर प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, जो भारत की असली मीडिया है, उसका ग्रोथ रेट 50% कम हो गया है। लोगों ने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। न्यूज़पेपर संगठन ने भी भारत सरकार से इस दिशा में ध्यान देने की गुहार भी की है, और बात सही भी है। अगर आप देश की स्थिति का सही जायजा लेना चाहते हैं तो प्रिंट मीडिया पर नजर घुमाना जरूरी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बार बीजेपी पर भारी पड़ेगा। वहीं बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी जी जनता से बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर इनपुट की मांग कर रहे हैं। वो जनता से कह रही है कि आप बताएं, आप देश के लिए क्या चाहते हैं। हम उसे अपना शपथ पत्र बनाएंगे और उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चुनाव के करीब आते आते 2023 से ही एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो इतना मजबूत हो कि इंडिया में मोदी को हरा सके। और इसका जवाब 18 जुलाई 2023 को कांग्रेस और उनकी मिलीजुली गठबंधन सरकार ने बीजेपी के सामने रखा।
कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस 2019 में नहीं थी, लेकिन 2024 में एनडीए के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इसमें भारत की 40 पॉलिटिकल पार्टी शामिल है। इस इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े बड़े चेहरे और उनकी पार्टियां शामिल हैं। पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमके, नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, स्वराजवादी पार्टी, शिवसेना, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी कई बड़ी बड़ी पार्टी इस गठबंधन में शामिल है। और 2019 के मुकाबले 2024 का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल बदलाव है। हाल ही में इंडिया के इस अलायंस की एक बैठक मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई थी, जिसमें वायनाड के एमपी राहुल गांधी ने अपने अलायंस के हर मेंबर को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है, शक्ति, और हम शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति से उनका मतलब नरेंद्र मोदी की ओर था। और बीजेपी का मानना है कि ऐसा कहकर उन्होंने एक तरफ से खुद ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा शक्तिशाली और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के पक्षधर है। बल्कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व और शक्ति के खिलाफ है, यानी कि देवी के खिलाफ है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा जाता है। मोदी को टारगेट करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था जैसी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और शक्ति बनकर वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2019 से 2024 तक भारत की राजनीति में धर्म का मुद्दा भी उठता रहा है। धर्म को लेकर काफी बदलाव देखने को मिला है। अब देखना यह है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, क्या वो शक्ति वाकई में जीत जाती है या फिर शक्ति पलटकर कांग्रेस के हाथ में आ जाती है। नरेंद्र मोदी को शक्ति कहना राहुल गांधी के लिए शायद कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा। इसे समझने में हर कोई असमर्थ है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को टारगेट करते हुए कहा कि शक्ति को खत्म करने की चुनौती उन्होंने दी है और मैं शक्ति को देश की हर महिला से जोड़ते हुए वादा करता हूं, 2024 में मैं महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। कांग्रेस के लिए शक्ति भले ही उनका विपक्ष होगा, पर मेरे लिए शक्ति देवी शक्ति के समान ही है। प्रोमिनेंट फेस और प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर कांग्रेस ने 2019 में बदलाव करते हुए इंडिया अलायंस गठबंधन बना लिया, तो बीजेपी ने अपने कई पुराने सांसदों को बीजेपी की लोकसभा 2024 इलेक्शन की लिस्ट से ही हटा दिया। कई नए चेहरे बीजेपी में शामिल हुए जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को जम्मू कश्मीर की मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतारा गया, तो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनावी दंगल में उतारा गया, जो अपने आप में इस साल की बहुत बड़ी खबर का विषय बन रहा है। वहीं तेजस्वी, सूर्या, के अन्नामलई जैसे लीडर्स पर भी भाजपा की उम्मीदें टिकी हुई है। इसी बीच पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 2019 से 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर एक बहुत बड़ा बदलाव सामने दिखाई देगा। पूर्व और उत्तर भारत में भी बीजेपी इस बार अच्छी बढ़त हासिल करेगी और 300 के तो ऊपर ही जाएगी। एग्जैक्ट आंकड़ा न बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2024 के चुनाव 2019 से भी ज्यादा हैरान कर देने वाले होंगे। बीजेपी की ओर से एक ऐसा आंकड़ा सामने जरूर आएगा जो पूरे भारत के साथ साथ विदेश में भी एक बार फिर चर्चा का विषय बना रहेगा।